हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल WBBSC फ्री कोचिंग। WBBSC फ्री कोचिंग में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग क्लास 9 हिंदी का चैप्टर 3 पेड़ का दर्द पढ़ने वाले हैं। इस वीडियो में हम लोग कवि परिचय, कविता व्याख्या और सभी प्रकार के प्रश्न उत्तर जैसे बहुविकल्पीय प्रश्न, अति लघुत्तरीय प्रश्न, लघुत्तरीय प्रश्न, व्याख्यामूलक प्रश्न, कविता का सारांश पढ़ने वाले हैं। ये कविता आसान शब्दों में लिखी गई है और मैं आपको इसे और आसान शब्दों में समझाऊंगी। मैं एक एक लाइन एक्सप्लेन करते हुए आगे बढ़ूंगी जिससे आपको पूरी कविता अच्छे से समझ आएगी। मैं गारंटी देती हूँ अगर आप ये वीडियो एंड तक देखते हैं तो आपके आने वाली परीक्षा में इस चैप्टर से जुड़ी कोई भी क्वेश्चन आप छोड़कर नहीं आएंगे। तो आप बस इस वीडियो के अंत तक बने रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। पेड़ का दर्द का शीर्षक सर्वश्रेष्ठ दयालाल सक्सेना है। मैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट लाइन भी अंडरलाइन करते जाऊंगी जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। ओके। जीवन परिचय। आधुनिक हिंदी साहित्य की नई कविता के कवियों में श्री सर्वश्रेष्ठ दयाल सक्सेना का नाम अग्रण्य है। जो आधुनिक साहित्य की नई कविता है उनमें सर्वश्रेष्ठ दयाल सक्सेना जी का नाम काफी अग्रण्य है। नई कविता का अर्थ है 1951 के बाद से जो कविताएं लिखी गई है वो हमारे आधुनिक जीवन से जुड़ी हुई है। उन कविताओं को हम क्या बोलते हैं? नई कविता बोलते हैं, जो हमारे 1951 के बाद लिखी गई है। ओके। उनका जन्म 15 सितंबर 1927 को उत्तर प्रदेश स्थित बस्ती जिले में हुआ था। उनका जन्म कहाँ हुआ था? 1927 में। किस जिले में? बस्ती जिले में। ये सब काफी इंपॉर्टेंट है, इसको मैं अंडरलाइन करती हूँ। ओके। ये कवि रिलेटेड इनसाइड क्वेश्चन आ सकता है। ओके। उन्होंने एंग्लो संस्कृति विद्यालय बस्ती में हाई स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण की और क्वींस कॉलेज वाराणसी में प्रवेश लिया। तो उन्होंने अपने हाई स्कूल की परीक्षा कहाँ से उत्तीर्ण की? संस्कृत विद्यालय बस्ती से। ओके। और उसके बाद वो क्वींस कॉलेज में चले गए जो कि वाराणसी में है। तत्पश्चात उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय में एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की। उन्होंने एमए की परीक्षा कहाँ पर पास की? इलाहाबाद विश्वविद्यालय में। ओके। शिक्षा क्षेत्र में अध्यापन करने के उपरांत उन्होंने आकाशवाणी में सहायक प्रोड्यूसर के रूप में कार्य किया। उन्होंने कुछ साल एज ए टीचर काम किया। उसके बाद उन्होंने आकाशवाणी में एज ए सहायक प्रोड्यूसर के रूप में कार्य किया। सर्वश्रेष्ठ दयाल सक्सेना ने कुछ दिन दिनमान के प्रमुख उप संपादक पद पर भी कार्य किया। बाद में बच्चों की पत्रिका पराग का संपादन कार्य भी किया। उनका देहावसान 25 सितंबर 1984 को हुआ। उनका मृत्यु कब हुआ? 25 सितंबर 1984 को हुआ। ओके। सर्वश्रेष्ठ दयाल सक्सेना तीसरा तार सप्तक के कवि है। यहाँ पे एक न्यू वर्ड आ रहा है, तीसरा तार सप्तक। इसका अर्थ क्या होता है? चलिए देखते हैं। तार सप्तक एक काव्य संग्रह है जिसे अज्ञे द्वारा 1943 में नई कविता का प्रणयन हेतु 7 कवियों के एक मंडल बनाकर संकलन और संपादन किया गया। इसका ऐतिहासिक महत्व यह है कि इसी संकलन में हिंदी काव्य साहित्य में प्रयोगवाद का आरंभ हुआ था। तार सप्तक में गजानन माधव मुक्तिबोध, नेमिचंद्र जैन, भारत भूषण अग्रवाल, प्रभाकर माचवे, गिरिराज कुमार माथुर, रामविलास शर्मा और अज्ञे सहित 7 कवियों की कविताएं संकलित की गई थी। इस संग्रह की कविता आधुनिक हिंदी कविता के उस रचनाशील दौर की स्मृतियां जगाएंगी जब भाषा और अनुभव दोनों में नए प्रयोग एक साथ किए जा सकते हैं। तो तार सप्तक एक काव्य संग्रह है जो अज्ञे द्वारा 1943 में शुरू किया गया था। इनमें टोटल 7 कवि थे। ओके। तो हमारे जो सर्वश्रेष्ठ दयाल सक्सेना है वो तीसरे नंबर कवि थे। ओके। छायावाद के उपरांत नई कविता के कवियों में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। तो छायावाद के उपरांत जो हमारा 1915 तक जो कविताएं थी हम उन्हें छायावाद कहते हैं। उसके उपरांत क्या हुआ? हमारी नई कविता जो 1951 के बाद से स्टार्ट होते हैं। उनमें से जो हमारे सर्वश्रेष्ठ दयाल सक्सेना जी की कवियां हैं वो काफी महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। सुमित्रानंद पंत ने सक्सेना जी की साहित्यिक कला दृष्टि की सहायता की है तथा उन्हें सहज प्रयत्न कवि नए कवियों में कलाबोध का पारखी बताया गया था। और वे नई कविताओं में असहज सहज भाषाओं से जो कविता लिखी जाती है उनमें को निपुण बताया गया था। ये काफी ज्यादा एक्सपर्ट थे। उनके काव्य में रोमानियत और समसामयिकता पाई जाती है। वे समष्टि चेतना और व्यष्टि चेतना के प्रति सजग है। यहाँ पर हमारा न्यू वर्ड मिल रहा है, समष्टि चेतना और व्यष्टि चेतना। इसका क्या अर्थ होता है? चलिए देखते हैं। समष्टि चेतना और व्यष्टि चेतना दो प्रमुख चेतना प्रकार हैं। नंबर 1 समष्टि चेतना, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस। यह एक सामाजिक या सामुदायिक स्तर की चेतना होती है। इसमें व्यक्तिगत की बजाय समुदाय मतलब ग्रुप की भावनाएं, विचार और अनुभव शामिल होते हैं। यहाँ पर किसी एक का नहीं, ग्रुप का जो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू होता है
वो इसमें इंक्लूड रहता है, शामिल होता है। यह एक समृद्धि और साझा ज्ञान की भावना से जुड़ी होती है। यहाँ पर एक क्या होता है, समृद्धि। यहाँ पर देखिए, जब एक ग्रुप में हमारा कुछ डिसीजन लेना होता है तो सबके अलग अलग राय होते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि हमें साझा करना पड़ता है, हमें सबको एक ही राय को एक्सेप्ट करना होता है। जैसे कि उदाहरण के लिए, एक राष्ट्र की समष्टि चेतना में उसके लोगों की साझी भावनाएं, धार्मिकता, सांस्कृतिक अभिवृद्धि एवं राष्ट्र उद्देश्य शामिल हो सकते हैं। यहाँ पर उदाहरण है कि यहाँ पर राष्ट्र के बारे में जो हमारी समष्टि चेतना है, वो लोगों की साझी भावनाएं, धार्मिकता, संस्कृत अभिवृद्धि और राष्ट्र उद्देश्य सभी मिले हुए रहते हैं, एक ही होते हैं। सबके उद्देश्य, राष्ट्र उद्देश्य हमारे सबके सेम रहते हैं। ओके, तो यहाँ पर सेकंड है व्यष्टि चेतना, मीन्स इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस। किसी एक व्यक्ति का जो सोच होता है उसे बोला जा रहा है। यह व्यक्तिगत स्तर की चेतना होती है। इसमें व्यक्ति के विचार, भावनाएं, अनुभव और ज्ञान शामिल होते हैं। यह व्यक्तिगत विकास और व्यक्तिगत जीवन के अभिवृद्धि में जुड़ी होती है। इन दोनों प्रकार की चेतना मानव अस्तित्व के महत्वपूर्ण हिस्से हैं और हमें जीवन के विभिन्न पहलुओं को व्यक्त होती है। उन्होंने कविता के नए नए विषयों की ओर ध्यान दिया है। सक्सेना जी ने जीवन के विविध पक्षों को अपनी कविता में नए रंग ढंग में व्यक्त किया है। सक्सेना जी अपनी कविताओं में जीवन के विविध पक्षों को नए रंग ढंग में व्यक्त करते हैं। हमारे जीवन में विभिन्न प्रकार के जो पक्ष होते हैं उन्हें नए तरीके से वो व्यक्त करते हैं। रचनाएं, सर्वश्री दयाल सक्सेना बहुमुखी प्रतिभा के धनी साहित्यकार हैं। उनकी साहित्यिक कृतियां निम्न प्रकार है। उनकी काव्य कृतियां क्या क्या है? काठ की घंटिया, बांस का पुल, एक सूनी नाव, गर्म हवाएं, जंगल का दर्द, खूंटियों पर टंगे लोग आदि। उनकी कुछ यहाँ पर नाटक है। बकरी, कल फिर भात आएगा, लड़ाई, अब गरीबी हटाओ, राजबाज बहादुर और रानी रूपमती आदि। उनकी कुछ उपन्यास है। पागल कुत्तों का मसीहा, सोया हुआ जल, लेख संग्रह, चर्चे और चरखे आदि। ओके, तो अब आगे हम कविता के एक एक लाइन को अच्छे से समझेंगे। यहाँ पर लेखक पर्यावरण के प्रति चिंता व्यक्त कर रहे हैं। जितनी तेजी से लोग आधुनिकता की तरफ बढ़ रहे हैं, उतनी ही तेजी से पेड़ों को काटकर जंगल को खत्म कर रहे हैं। और ये बेजुबान पेड़ के दर्द को देखकर कवि अपना दर्द व्यक्त कर रहे हैं। कवि इस कविता में लोगों के बीच जागरूकता लाते हुए कहना चाहते हैं कि जिस प्रकार हम परिणाम जाने बिना पेड़ों को अंधाधुंध काट रहे हैं, अंत में जाकर हमारे पर्यावरण के लिए नुकसानदायक होगा। अंततः अपनी गलतियों से सबक लेकर हम जंगलों को फिर से हरा भरा देखने की कल्पना कवि यहाँ पर कर रहे हैं। तो हमारा पहला पंक्ति है, कुछ धुआं, कुछ लपटे, कुछ कोयले, कुछ राख छोड़ता, चूल्हे में लकड़ी की तरह मैं जल रहा हूँ, मुझे जंगल की याद मत दिलाओ। जब हम चूल्हे में लकड़ी जलाते हैं तो हमें यहाँ पर कुछ धुआं निकलती है, कुछ लपटें निकलती है और लकड़ी जल जाने के बाद कुछ कोयले निकलते हैं और कुछ राख भी बन जाते हैं। चूल्हे में लकड़ी की तरह मैं जल रहा हूँ। इस पूरी कविता में यहाँ पर मैं शब्द आएगा। ओके, जो खुद को यहाँ पर डिनोट करेगा, मैं या फिर मुझे। यहाँ पर मैं किसके लिए बोला जा रहा है? यहाँ पर खुद पेड़ खुद को मैं बोल रहा है। ओके, तो मैं मतलब जो पेड़ का जो दर्द है वो खुद व्यक्त कर रहा है। ओके, तो जो पेड़ है चूल्हे में जल रहा है, इससे धुआं निकल रहा है, लपटें निकल रही है, कोयले हो रहे हैं, राख छोड़ रहा है, मुझे जंगल का याद मत दिलाओ। क्योंकि पेड़ का असली घर कहाँ है? जंगल में है, लेकिन उसे काट कर एक चूल्हे में लकड़ी की तरह जलाया जा रहा है। तो अपना दुख बोल रहा है कि मुझे जंगल की याद मत दिलाओ। हरे भरे जंगल की जिसमें मैं संपूर्ण खड़ा था, जो हरा भरा जंगल था उसमें मैं पूरी तरह में खड़ा था। चिड़िया मुझ पे बैठ चहचहाती थी, जो चिड़िया है वो मेरी डालियों पे बैठकर चहचहाती थी। धामिन मुझसे लिपटी रहती थी। यहाँ पे धामिन का अर्थ होता है एक सफेद रंग का सांप। ओके, तो जो सांप थी वो मुझसे लिपटी हुई रहती थी। और गुलदार उछलकर मुझ पर बैठ जाता था। गुलदार का अर्थ होता है चीता, लियोपर्ड। ओके, तो जो गुलदार है वो उछलकर मेज पर बैठ जाता था। जंगल की याद अब उन कुल्हाड़ियों की याद रह गई है जो मुझ पर चली थी। यहाँ पर पेड़ बोल रहा है कि अब मुझे कुछ भी याद नहीं रहा, बस आखिरी याद क्या बची है, जब मेरे ऊपर कुल्हाड़ियां चली थी, उन आरों की जिन्होंने मेरे टुकड़े टुकड़े किए थे, और उन आरों की याद थी जो पेड़ के टुकड़े टुकड़े किए थे। मेरी संपूर्णता मुझसे छीन ली थी। तो यहाँ पर पेड़ बोल रहा है कि मैं जो संपूर्ण था जंगल में वो मुझसे छीन ली गई थी, मुझे टुकड़ों में काट दिया था। चूल्हे में लकड़ी की तरह अब मैं जल रहा हूँ, और अब पेड़ चूल्हे में लकड़ी की तरह जल रहा है, बिना ये जाने कि जो हाड़ी चढ़ी है उसकी खुशबू झूठी है या उससे किसी का पेट भरेगा, आत्मा तृप्त होगी। यहाँ पर पेड़ बोल रहा है कि चूल्हे पे जो हाड़ी चढ़ी है वो तो उसे पता भी नहीं कि हाँ उसमें अनाज है या नहीं,
बस खोलने का आवाज आ रहा है। अगर अनाज होगा तो किसी का आत्मा तृप्त होगी, ये तो उसको पता ही नहीं है। तो यही बात वो यहाँ पर बोल रहा है। बिना ये जाने जो चेहरे मेरे सामने हैं, वे मेरी आग से तमतमा रहे हैं या गुस्से से। यहाँ पर पेट प्रश्न करते हुए बोल रहा है कि जो इंसान चूल्हे के पास बैठा हुआ है और जिसका चेहरा लाल होकर रखा है, वो चेहरा लाल क्या आग से हुआ है या फिर गुस्से से हुआ है? वे मुझे उठाकर चल पड़ेंगे या मुझ पर पानी डाल सो जाएंगे। जंगल की याद मुझे मत दिलाओ। तो यहाँ पर पेड़ बोल रहा है कि क्या वो मुझे उठा के ले जाएंगे या फिर मुझ पर पानी ही डाल देंगे। अब मुझे जंगल का याद मत दिलाओ। एक एक चिंगारी झड़ती पत्तियां हैं जिनसे अब मैं चूम लेना चाहता हूँ इस धरती को जिसमें मेरी जड़ें थी। यहाँ पे पेड़ बोल रहा है कि एक एक जो चिंगारी है वो ऐसा मानो कि वो झड़ती पत्तियां हैं और वो धरती को चूम लेना चाहते हैं क्योंकि उसमें ही पेड़ की जड़ें थी। तो चलिए इस चैप्टर से रिलेटेड हम क्वेश्चन आंसर करते हैं। फर्स्ट है बहुविकल्पीय प्रश्न। पेड़ से लिपट जाती है, तो पेड़ से क्या लिपट जाती है? फर्स्ट ऑप्शन है चिड़िया, सेकंड है धामिन, थर्ड है गुलवार और फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हमारा क्या होगा? धामिन। धामिन लिपट जाता है ना। हारी चली है सिर पर, आसमान पर, चूल्हे पर, गाड़ी पर। तो हारी कहाँ चली है? चूल्हे पर। तो हमारा ग सही उत्तर हो जाएगा। आत्मा किसकी तृप्त होती है? पेड़ की, कवि की, पकाने वाले की, खाने वाले की। यहाँ पर उत्तर होगा खाने वाले की आत्मा तृप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चिंगारी निकल रही है पेड़ के जलने से, जंगल के जलने से, धरती से, पेड़ की लकड़ी के जलने से। तो चूल्हे पे जो पेड़ की लकड़ी जल रही थी उससे चिंगारी निकल रही थी ना। तो हमारा घ उत्तर सही होगा। नेक्स्ट है अति लघु उत्तरीय प्रश्न। पहला क्वेश्चन है पेड़ का दर्द कविता में कौन किसके दर्द में पीड़ित है? उत्तर पेड़ का दर्द कविता में पेड़ जंगलों के कटने के दर्द से पीड़ित है। ओके। सेकंड क्वेश्चन है पेड़ कहाँ और किस रूप में जल रहा है? उत्तर पेड़ चूल्हे में लकड़ी की तरह जल रहा है। थर्ड क्वेश्चन कुल्हाड़ी किस पर चली? उत्तर कुल्हाड़ी पेड़ पर चली। फोर्थ क्वेश्चन है ये चेहरा कैसा है? उत्तर ये चेहरा परेशान है। फिफ्थ क्वेश्चन है चिंगारी के रूप में होकर भी पेड़ क्या चाहता है? उत्तर चिंगारी के रूप में होकर भी पेड़ धरती माता को चूम लेना चाहता है। नेक्स्ट पेड़ का दर्द कविता में कौन किसकी याद न दिलाने को कह रहा है? उत्तर पेड़ का दर्द कविता में पेड़ जंगलों की याद न दिलाने को कह रहा है। 7 नंबर क्वेश्चन है जलता हुआ पेड़ अपने पीछे क्या छोड़ जा रहा है? उत्तर जलता हुआ पेड़ अपने पीछे कुछ धुआं, लपटे, कोयले और राख छोड़े जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरे भरे जंगल में कौन संपूर्ण रूप से खड़ा है? उत्तर हरे भरे जंगल में पेड़ संपूर्ण रूप से खड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेड़ से कौन लिपटी रहती थी? उत्तर पेड़ से धामिन लिपटी रहती थी। 10th क्वेश्चन है कौन उछलकर कंधे के ऊपर बैठ जाता था? उत्तर गुलदार उछलकर कंधे के ऊपर बैठ जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है जंगल की याद के बदले अब किसकी याद शेष रह गई है? उत्तर जंगल की याद के बदले अब केवल उन कुल्हाड़ियों और आरों की याद रह गई है जिसने पेड़ों के टुकड़े किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेड़ की संपूर्णता किसने छीन ली थी? उत्तर कुल्हाड़ों तथा आरों ने पेड़ की संपूर्णता छीन ली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेड़ अब किसकी तरह जल रहा है? पेड़ अब चूल्हे की लकड़ी की तरह जल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेड़ क्या बिना जाने चूल्हे में लकड़ी की तरह जल रहा है? उत्तर पेड़ बिना ये जाने कि चूल्हे पर जो हाड़ी चढ़ी है उसकी खुदबुद की आवाज झूठी है या फिर उसे किसी का पेट भरेगा लकड़ी की तरह जल रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी की आत्मा कब तृप्त होगी? उत्तर जब किसी का पेट भरेगा तभी पेड़ की आत्मा तृप्त होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेड़ को चूल्हे से निकलती एक एक चिंगारी किसके समान प्रतीत होती है? उत्तर पेड़ को चूल्हे से निकलती एक एक चिंगारी झड़ती हुई पत्तियों के समान प्रतीत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेड़ किसे चूम लेना चाहता है और क्यों? पेड़ धरती को चूम लेना चाहता है क्योंकि इसी धरती में उसकी जड़ें थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेड़ का दर्द कविता का वर्णन विषय क्या है? उत्तर पेड़ का दर्द कविता का वर्णन विषय नष्ट होता पर्यावरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेड़ का दर्द कविता के माध्यम से कवि हमें क्या संदेश देना चाहते हैं? उत्तर पेड़ का दर्द कविता के माध्यम से कवि हमें यह संदेश देना चाहते हैं कि हम जंगलों को नष्ट न करें अन्यथा इसका परिणाम बुरा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसकी आंच में कौन तमतमा रहा है? आंसर चूल्हे में जलती लकड़ी की आंच में लोगों के चेहरे तमतमा रहे हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुझ पर पानी डाल सो जाएंगे, क्या क्या तात्पर्य है? उत्तर, इसका तात्पर्य यह है कि अधिकांश लोगों को आज भी जंगलों के नष्ट होने का कोई दुख नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर लघुत्तरीय प्रश्न। फर्स्ट क्वेश्चन है, कवि जंगल की याद दिलाने क्यों नहीं कहते? उत्तर, कवि चाहते हैं कि ये पर्यावरण उसी तरह हरा भरा रहे जैसे उनके बचपन में था। आज विकास के नाम पर जंगलों को काट कर नष्ट किया जा रहा है, जो कवि के लिए काफी दुखदायी है। इसलिए कवि जंगल की याद दिलाने को नहीं कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि के व्यक्तित्व की संपूर्णता किससे थी? वो संपूर्णता किसने छीन ली? उत्तर होगा, कवि के व्यक्तित्व की संपूर्णता हरे भरे जंगलों से थी। कवि की वो संपूर्णता कुल्हाड़ियों तथा आरों ने छीन ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसकी खुद बुद्ध झूठी है से क्या आशय है? उत्तर, पर्यावरण की रक्षा तथा हरे भरे जंगलों को बचाने का आश्वासन सरकार द्वारा निरंतर दी जाती है, लेकिन ये आश्वासन उतना ही झूठा है जितना कि बिना अन्न में हाड़ी में पानी की खुदबुदाहट। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि उसकी खुदबुदाहट झूठी है। तो यहाँ पर इसका अर्थ यहाँ पर है कि जो पर्यावरण से जुड़े हरे भरे जंगलों के लिए जो सरकार दावा करती है कि हम जंगल को सुधार कर ये सब करेंगे, वो उतना ही झूठा होता है जिस प्रकार बिना अन्न के हाड़ी में उबालने की आवाज के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि किसे चूम लेना चाहते हैं और क्यों? उत्तर, कवि इस धरती को चूम लेना चाहते हैं क्योंकि इस धरती में उनकी जड़ें थी जो कवि के व्यक्तित्व का हिस्सा थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 4 नंबर व्याख्यामूलक प्रश्न। फर्स्ट क्वेश्चन है, चूल्हे में लकड़ी की तरह मैं जल रहा हूँ, मुझे जंगल की याद मत दिलाओ। तो हमारा क्वेश्चन क्या है? रचना और रचनाकार का नाम लिखे, पंक्ति का भाव स्पष्ट करें। उत्तर, रचना पेड़ का दर्द है तथा इसके रचनाकार सर्वश्रेष्ठ दयालाल सक्सेना है। इन पंक्तियों में कवि कह रहे हैं कि जंगलों को कटने से न रोक पाने की व्यवस्था में वे बेबसी में चूल्हे में लकड़ी की तरह जल रहे हैं। नष्ट हो चुके जंगलों की याद कवि के दर्द को बढ़ाती है, इसलिए वे लोगों से कहते हैं कि कोई उन्हें खो चुके जंगलों की याद न दिलाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंगल की याद अब उन कुल्हाड़ियों की याद रह गई है। प्रश्न है, रचना और रचनाकार का नाम लिखें, पंक्ति का भाव स्पष्ट करें। उत्तर, रचना पीर का दर्द है तथा इसके रचनाकार सर्वश्रेष्ठ दयाल सक्सेना है। इन पंक्तियों में पर्यावरण के प्रति कवि का दर्द उभर आया है। लोगों ने और सत्ता में आसीन नेताओं ने अपने स्वार्थ के लिए जंगलों को नष्ट कर दिया। उन हरे भरे जंगलों की जगह अब केवल कंक्रीट के जंगल ही नजर आते हैं तथा उन कुल्हाड़ियों की याद ही शेष रह गई है जिन्होंने बेरहमी से पेड़ को काटकर जंगलों का सफाया कर दिया। ना थर्ड नंबर क्वेश्चन है, लकड़ी की तरह अब मैं जल रहा हूँ बिना ये जाने की जो हाड़ी चढ़ी है उसकी खुद को झूठी है। प्रश्न है, रचना और रचनाकार का नाम लिखे, पंक्ति का भाव स्पष्ट करें। उत्तर, रचना पेड़ का दर्द है तथा इसके रचनाकार सर्वश्रेष्ठ दयालाल सक्सेना है। कवि का कहना है कि वे ये नहीं समझ पाते हैं कि चूल्हे में लकड़ी की तरह जलने में उनकी सार्थकता क्या है। उन्हें यह भी नहीं पता कि चूल्हे के ऊपर हाड़ी चढ़ी है उसमें क्या पक भी रहा है या फिर उसके खुदबुदाने की आवाज झूठी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिना यह जाने कि जो चेहरे मेरे सामने हैं वे मेरी आस से तमतमा रहे हैं या गुस्से से। प्रश्न, प्रस्तुत पंक्तियां कहाँ से उद्धृत है? उत्तर, प्रस्तुत पंक्तियां हमारे पाठ्य पुस्तक साहित्य संचयन के पेड़ के दर्द नामक पाठ से उद्धृत है। ख, इन पंक्तियों के रचयिता कौन है? उत्तर, इन पंक्तियों के रचयिता श्री सर्वेश्वर दयाल सक्सेना है। ग, किनके चेहरे तमतमा रहे हैं? उत्तर, जो लोग लकड़ी को चूल्हे में जला रहे हैं और उसे जलता हुआ देख रहे हैं उनके चेहरे तमतमा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंक्तियों के आशय स्पष्ट करें। उत्तर, वृत्त का वो अंश जो अब लकड़ी बंद चूल्हे में जल रहा है, कुछ लोग उसे जला रहे हैं, कुछ लोग उसे जलते हुए देख रहे हैं, किंतु सबके चेहरे तमतमा रहे हैं। किंतु ये तमतमाहट आज के कारण है, ना ही गुस्से के कारण। यह उस टुकड़े को नहीं पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक एक चिंगारी झड़ती पत्तियां हैं जिनसे अब भी मैं चूम लेना चाहता हूँ इस धरती को जिसमें मेरी जड़ें थी। फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रस्तुत पंक्तियों कहाँ से उद्धृत की गई है? उत्तर, प्रस्तुत पंक्तियां हमारे पाठ्य पुस्तक साहित्य संचयन के पेड़ का दर्द नामक पाठ से उद्धृत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन पंक्तियों के रचयिता कौन है? उत्तर, इन पंक्तियों के रचयिता सर्वश्रेष्ठ दयाल सक्सेना है। ग नंबर क्वेश्चन है, कौन किसे चूम लेना चाहता है? उत्तर, जलती हुई लकड़ी से झड़ती हुई चिंगारियों को अपने पेड़ की पत्तियां समझकर वृक्ष का वो अंश अपनी जननी को चूम लेना चाहता है। घ नंबर क्वेश्चन है,
पंक्तियों का भाव स्पष्ट करें। उत्तर, कहा गया है कि जननी और जन्मभूमि की गोद में स्वर्ग का सुख प्राप्त होता है। वृक्ष हो या मनुष्य, सभी को अपनी जननी से जुड़कर उतना ही सुख मिलता है। लकड़ी के उस टुकड़े के रूप में वृक्ष का संपूर्ण विनाश हो रखा है। ऐसी स्थिति में भी चिंगारी को राख जलकर धरती पर गिर रही है, उसे अपनी जननी की गोद में सोने के सुख की अनुभूति करा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सारांश। जो हमारा सारांश है उसके विभिन्न प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं हमारे एग्जाम में, वो क्या क्या है। पेड़ का दर्द शीर्षक कविता का मूल भाव अपने शब्दों में लिखे, अर्थात कविता का सारांश लिखे। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेड़ का दर्द कविता का माध्यम से व्यक्त कवि के संदेश को अपने शब्दों में लिखे। तो यहाँ पर भी हमें सारांश ही लिखना है। पेड़ का दर्द कविता का सारांश लिखे। नेक्स्ट है, पेड़ का दर्द कविता में पर्यावरण के प्रति कवि का गहरा दर्द झलकता है, विवेचना करो। तो यहाँ पर भी हम कविता का सारांश लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेड़ का दर्द कविता के मूल भाव को अपने शब्दों में लिखिए। इसका भी उत्तर हमारा इस कविता का सारांश हो जाएगा। तो हमारा सारांश है, पर्यावरण के प्रति कवि अपनी चिंता व्यक्त करते हुए कहते हैं कि मुझे उन जंगलों की याद मत दिलाओ जो अब केवल कल्पना में ही जीवित बची है। निरंतर कटते जंगलों से हरियाली विहीन धरती को देखकर कवि अपना दर्द व्यक्त करते हुए कहते हैं कि धुआं, लपटे, कोयले और राख के अवशेष को छोड़ता हुआ मैं चूल्हे में लकड़ी की तरह जल रहा हूँ। नष्ट होते जंगलों का यह दर्द ही कवि का दर्द है। जब हरे भरे जंगलों के वृक्षों की तरह उसका भी अस्तित्व था। हरे भरे पेड़ों की डाली पर चिड़िया चहचहा करती थी, धामिन पेड़ों से लिपटी रहती थी तथा गुलदार डालों पर बैठकर पेड़ों के प्रति अपना स्नेह जताता था। हरे भरे पेड़, फूलों से लदी डालियां केवल सुख ही नहीं प्रदान करती थी, बल्कि वो वहां के व्यक्तित्व का एक हिस्सा भी थी। अब वही नहीं होगा। ओके, कवि को अब जंगलों की नहीं बल्कि उन कुल्हाड़ियों की याद शेष रह गई है जिन कुल्हाड़ियों ने जंगल के पेड़ों का काम तमाम कर दिया था। कवि को उन आरों की याद शेष रह गई है जिन्होंने पेड़ों को टुकड़े में बांट डाला था। कवि ये चाहते हैं कि लोग भी उसकी तरह आग से तपे, तमतमाए, उनके भी चेहरे गुस्से से लाल हो और वे उसका साथ देने के लिए व्यवस्था के विरोध में उठ खड़े हो। लेकिन भीतर ही कहीं एक शंका भी है, कहीं ये लोग पानी डालकर उसे ही न बुझा दे। कविता के अंत में कवि कहते हैं कि चूल्हे में जलती लकड़ी से निकलती एक एक चिंगारी चिंगारी नहीं है, वो तो पेड़ों से झड़ती पत्तियां हैं। इन चिंगारी रूपी पत्तियों को चूम लेना चाहते हैं, इस धरती को चूम लेना चाहते हैं जिसमें पेड़ों की जड़ें थी। और धरती को चूमने में कवि का विश्वास झलकता है कि कभी न कभी हम अपनी गलतियों से सबक लेंगे, कभी न कभी जंगलों को हरा भरा देखेंगे। तो हमारा चैप्टर ये समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करें। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नए नए वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको पहले पहुंच जाए। बाय बाय।